हेलो बच्चों, कैसे हो सब बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हमने बच्चों ये पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन के प्रकार भी हमने पढ़े थे। एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन है वो चिकनी सतह से होता है। अगर अपनी सरफेस है वो अगर स्मूथ है, देने रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्शन के टू लॉज हमने पढ़े हैं वो ओबेड होते हैं। परावर्तन के दोनों नियम लागू होते हैं। और विसरित और अनियमित परावर्तन में परावर्तन के नियम लागू नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है हमें आगे जो काम करना है, जो भी हमें परावर्तन करना है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन करना है लाइट का, वो नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, नियमित परावर्तन के लिए हमें चिकनी सतह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें चिकनी सतह बनाने के लिए क्या करेंगे वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो हम परावर्तन करेंगे और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, परावर्तन हमें दर्पण से ही करेंगे। दर्पण एक चिकनी सतह होगी, तो दर्पण के लिए हम परावर्तन के जो दोनों नियम है वो हमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दर्पण क्या होगा, एक चिकनी सतह होगी, स्मूथ सरफेस होगा। इससे जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, नियमित परावर्तन होगा। ठीक है बच्चों। तो दर्पण हम किसे कहते हैं, दर्पण कैसे बनाया जाता है? दर्पण आप भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बनाया जाता है दर्पण। एक पारदर्शी कांच लेते हैं, ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास है और उसकी दो सरफेस होगी, अगर किसी एक सरफेस पर सिल्वर पॉलिश कर दे, क्या कर दे बच्चों, सिल्वर पॉलिश कर दे, तो जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, या हम कहें जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, उसको हम मिरर या दर्पण बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास, मैंने मान लीजिए गिलास है, इसके दो सरफेस है। ये कैसा ग्लास है, प्लेन ग्लास है। तो प्लेन ग्लास है तो बनेगा तो मिरर ही, लेकिन अलग प्रकार का बनेगा। तो हम मिरर के टाइप्स में देख लेंगे, दर्पण के प्रकार में। तो ये अगर ग्लास माने जो पारदर्शी है, आप जानते होंगे पारदर्शी ग्लास आपने देखा होगा। अगर इसकी एक सतह पर रजत पॉलिश, सिल्वर पॉलिश, चांदी जैसा कलर अगर हम कर दें तो क्या बन जाता है बच्चों, दर्पण बन जाता है। ठीक है बच्चों। तो दर्पण बनाने के लिए सिंपल सा यही है कि एक आपका ग्लास होगा, उसके एक साइड पर रजत पॉलिश कर दी जाती है तो दर्पण बन जाता है। अब रजत पॉलिश हम क्यों करते हैं, यहाँ पर सिल्वर पॉलिश क्यों की गई है, सिल्वर कलर है वही क्यों काम में लिया गया है? क्योंकि रजत जो है बच्चों वो आपतित प्रकाश किरण का केवल 4% जो है वो अब्जॉर्ब करता है, 4% को ही अवशोषित करता है, बाकी 96% को परावर्तित कर देता है। तो परावर्तन जितना ज़्यादा होगा, वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट उतनी ही क्लियर बनेगी, उतनी ही साफ सुथरी बनेगी। तो रजत इसलिए काम में लिया जाता है, सिल्वर पॉलिश इसलिए की जाती है क्योंकि सिल्वर से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन है वो अधिकतम होता है, 96% परावर्तन होता है। तो देखा जाए तो इस प्रकृति में ऐसी कोई सी भी सतह नहीं है जिससे हम 100% परावर्तन कर सकते हैं। हाँ, एक घटना आएगी जिसमें पूर्णतः परावर्तन होता है, लेकिन वो अलग प्रकार की घटना है। दर्पण से 100% परावर्तन संभव नहीं है, लेकिन हम लगभग 100% ही मानते हैं। जितनी आपतित होती है उतनी ही
तीव्रता की परावर्तित मानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण को बच्चों हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक समतल दर्पण होगा, प्लेन मिरर, और दूसरा जो होता है वो गोलीय दर्पण होता है बच्चों। स्फेरिकल मिरर। ओके बच्चों, ये सबको पता होगा। अब गोलीय दर्पण को हम अगेन दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं, और दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं बच्चों इसको। तो दर्पण को मुख्यतः दो भागों में हम विभाजित करते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर को फर्दर हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा आपका कॉनकेव और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम समतल दर्पण को पढ़ते हैं। दर्पण है उसको हमने दो भागों में क्यों विभाजित किया है, क्योंकि हमें पता है कि दर्पण को कैसे बनाया जाता है कि किसी पारदर्शी कांच है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसकी एक साइड पर अगर हम सिल्वर पॉलिश कर दें तो मिरर बन जाता है। तो वो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो कैसा होगा, उसकी शेप के बेस पर, उसकी आकृति के आधार पर हमें दर्पण का वर्गीकरण करेंगे। समतल दर्पण, पहले हम समतल दर्पण पढ़ लेते हैं बच्चों। समतल दर्पण है क्या होगा, कब बनता है समतल दर्पण। समतल दर्पण सबने देखा होगा। समतल दर्पण का मतलब ये है बच्चों, अगर हमारे पास समतल क्या हो, ग्लास हो, पारदर्शी ग्लास, ये हमारे पास समतल प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास है। इसकी दो साइड, एक इधर है एक इधर है। अगर किसी एक साइड पर हम सिल्वर पॉलिश कर दें, रजत पॉलिश कर दें, ये सिल्वर पॉलिश है, सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस। अगर समतल हमारे पास ग्लास है, कांच है, इसकी एक साइड पर अगर हम रजत पॉलिश कर दें तो ये जो दर्पण होगा वो समतल दर्पण होगा। कहने वाला समतल कांच से या प्लेन ग्लास से जो भी दर्पण बनेगा वो समतल दर्पण बनेगा। ठीक है बच्चों, जिस सरफेस पर हम पॉलिश करते हैं वो सिल्वर पॉलिश्ड सरफेस होगी। अब देखो, इधर हमने पॉलिश की है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगा, परावर्तक के पृष्ठ किधर होगा, परावर्तन किधर से होगा, जिस साइड में हमने सिल्वर पॉलिश की है उससे अपोजिट साइड से होगा। तो कहने का मतलब ये इधर वाली साइड में ये जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक सतह है। ये क्या है बच्चों, परावर्तक सतह। ठीक है, सिल्वर पॉलिश के अपोजिट जो सरफेस होगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक पृष्ठ होगा। मतलब परावर्तन उधर से होगा, वस्तु उधर रखनी है, परावर्तक पृष्ठ की ओर रखेंगे। इधर वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास समतल पारदर्शी कांच है, उसके एक साइड पर अगर हम सिल्वर पॉलिश कर दें तो जो भी दर्पण बनेगा उसको समतल दर्पण बोलेंगे। या हम कहें कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा है बच्चों, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, प्लेन है। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन सरफेस होता है
उसको हमें प्लेन मिरर है, समतल दर्पण बोल सकते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो बच्चों, समतल हो, उसको हमें समतल दर्पण बोलते हैं। तो ये सिंपल समतल दर्पण की परिभाषा हो गई, ये सबको पता होगा। अब आगे जो प्रॉपर्टी देखते हैं हम, समतल दर्पण की विशेषता क्या क्या है। आप डेली 3 या 4 घंटे समतल दर्पण के आगे व्यतीत करते होंगे, जिससे आप अपना चेहरा देखते हो बच्चों, वो समतल दर्पण ही होता है, वो समतल दर्पण ही है। उस दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आपको दिखाई देता है, तो वो प्रतिबिंब आपका ही दिखाई देगा। उस प्रतिबिंब में आपको क्या क्या विशेषता नजर आती है, आप वस्तु हो और उस दर्पण में जो भी बन रहा है वो प्रतिबिंब है। तो उस वस्तु और प्रतिबिंब में अगर हम तुलना करें तो उसमें क्या क्या आपको नज़र आता है वो हम देखते हैं। तो पहले तो हम बच्चों प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। समतल दर्पण की विशेषता पढ़ने से पहले हम प्रतिबिंब देख लेते हैं कि प्रतिबिंब में होता क्या है और बनता कैसे है और कितने प्रकार के प्रतिबिंब हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब यह है कि किसी वस्तु से आने वाली 2 या 2 से अधिक, कम से कम कितने लेनी है बच्चों, 2, क्योंकि मिलाना है और मिलाप तभी होगा जब कम से कम 2 होंगी। अगर एक अकेली अगर प्रकाश किरण ले लोगे तो वो किससे मिलेगी, तो मिलाप तो कम से कम मिलाप के लिए 2 तो ज़रूरी है, तभी मिलाप होगा, नहीं होगा। तो किसी वस्तु से आने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन, दर्पण है तो परावर्तन है, और अगर आगे हम लेंस देंगे पढ़ेंगे तो लेंस से अपवर्तन होगा, तो लेंस से भी हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। तो परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, किसी वस्तु से आने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात या तो किसी बिंदु पर वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके बच्चों, कहने का मतलब यही है कि वस्तु से आ रही है, दर्पण है तो परावर्तित होगी, लेंस है तो अपवर्तित होगी। तो परावर्तित किरणें या तो किसी बिंदु पर मिलती है या हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। लेंस की बात करें तो अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर हम सिंपल समतल दर्पण को लेकर वस्तु के प्रतिबिंब को समझना चाहें तो देखना बच्चों, यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, या तो किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु पर मिलती है बोले तो वास्तविक रूप से मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है इसका मतलब वो वास्तव में मिल नहीं रही है, हम उसको ज़बरदस्ती मिला रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि या तो परावर्तित या अपवर्तित किरणें वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसके आधार पर प्रतिबिंब को हमें 2 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आपका आभासी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ओके, एक होगी आपकी रियल इमेज, एक होगी आपकी वर्चुअल इमेज। ओके, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 और
मोर लाइट रेज किसी पॉइंट पर मीट होती है, एक्चुअली मीट होती है या सीम टू मीट होती है आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, देन इमेज इज फॉर्म्ड। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 और मोर लाइट रे है, वो किसी भी मिरर से या लेंस से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में किसी पॉइंट पर एक्चुअल में मीट होती है या सीम टू मीट होती है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन हो जाती है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, या तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में मीट होती है या सीम टू मीट होती है। तो इसके बेसिस पर हमें इमेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका रियल इमेज होगी और एक वर्चुअल इमेज होगी। रियल इमेज क्या होगी बच्चों? मिरर की ये जो इमेज है, प्रतिबिंब इमेज की डेफिनेशन से ये हमें पता चल रहा है कि अगर मान लो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे है, वो एक्चुअल में अगर किसी पॉइंट पर अगर मीट होती है तो रियल इमेज ऑब्टेन होती है। ठीक है। परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें हम, तो देखिए ये मैंने कोई समतल दर्पण ले लिया बच्चों, ये समतल दर्पण ले लिया। इस पर ऐसे पेंसिल प्रकाश पुंज आपतित हो रहा है। पेंसिल बोले तो कन्वर्जिंग, अभिसारित प्रकाश, मिलने वाला प्रकाश ऐसे आपतित हो रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये वस्तु से आ रही है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको हम देखते हैं। तो हमें प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणें वस्तु से लेनी है। मैंने मान लिया ऐसे कोई 2 प्रकाश किरणें आ रही है। अब ये दर्पण पर टकराई और दर्पण पर टकराकर क्या होंगी? परावर्तित होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्टेड कैसे होंगी? वो हमें परावर्तन के नियम से परावर्तित किरण प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए तो ये जो किरण है, ये लाइट रे है, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल बनाकर ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इंसिडेंट रे की हमने रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन कर ली है। ये ऐसे इंसिडेंट होती है, तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई, ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो गई बच्चों। तो देखिए ये तो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। क्या रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट हो रही है या सीम टू मीट हो रही है? एक्चुअल में मीट हो रही है बच्चों। क्या हो रही है? एक्चुअल में मीट हो रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन होगी, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जहाँ पर परावर्तित किरणें रिफ्लेक्टेड रे मीट होगी, वहाँ पर हमें एक्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी। ये जो होगी वो एक्चुअल इमेज होगी बच्चों, रियल इमेज होगी। ये रियल इमेज होगी। ओके, एक्चुअल में मीट होती है तो रियल इमेज होगी। चाहे वो आप कैसा भी मिरर लो, आपको सिंपल समझना है कि रियल इमेज कब बनेगी? जब आपकी एक्चुअल में मीट होती है तब आपकी रियल बनेगी। चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो प्रिज्म हो, चाहे कुछ भी हो, एक्चुअल में अगर मीट होंगी तब आपकी रियल इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों? ओके। अब देखो रियल इमेज के लिए और बातें देखो। रियल इमेज पता चल गई होगी क्या होगी? अगर आपकी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, परावर्तित और अपवर्तित किरणें वास्तव में अगर किसी बिंदु पर मिलती है तो वहाँ पर उस वस्तु का, ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ऑब्टेन होती है। ये हो गई। ओके। अब देखो रियल इमेज होती है वो ऑलवेज क्या होती है बच्चों? रियल इमेज ऑलवेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है बच्चों। रियल इमेज हमेशा कैसी बनेगी बच्चों? उल्टी बनती है।
दिमाग में फिट कर लो। अगर आपको ये कह दे कि इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन हो रही है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, उल्टा लिख देते हैं, उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब है। तो उल्टा प्रतिबिंब है तो कैसा प्रतिबिंब है? वो वास्तविक प्रतिबिंब है। कैसा है? वो वास्तविक है। तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होंगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ओके। दूसरी बात, यहाँ पर देखो वास्तव में मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्क्रीन रख दूँ, पर्दा, तो क्या वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाएगा? हाँ भाई, बन जाएगा। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन इजीली ऑन द स्क्रीन। वास्तविक प्रतिबिंब को हम आसानी से पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स आगे देखेंगे, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इमेज है उसको स्क्रीन पर इजीली ऑब्टेन किया जा सकता है, तो इमेज की यहाँ पर एक हमें डेफिनेशन मिल गई कि उसे अगर स्क्रीन पर ऑब्टेन, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका मतलब हमारे पास प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब रियल है। क्योंकि साइन कन्वेंशन आगे हम देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस है, इमेज साइज है, ओके, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब दूरी। तो ये इमेज की नेचर पर डिपेंड करता है कि इमेज कैसी है, रियल है कि वो वर्चुअल है। तो जो आपकी रियल इमेज है उसके लिए 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो रियल इमेज अगर आपको दे रखी है डायरेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है। रियल इमेज ऑलवेज क्या होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टा प्रतिबिंब ही बनेगा। ओके। तीसरी बात, रियल इमेज को हम स्क्रीन पर इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी और काल्पनिक वर्चुअल इमेज क्या होती है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, अगर लाइट रे है वो एक्चुअली मीट ना होकर सीम टू मीट हो रही है, सीम टू मीट हो रही है, देन उस पॉइंट पर वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी। अगर परावर्तन और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें हैं वो किसी बिंदु पर वास्तव में न मिलकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु का क्या? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब जो है वो सदैव कैसे होंगे बच्चों? इरेक्ट होंगे। क्या होंगे? इरेक्ट। बोले तो सीधे बनेंगे, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों? आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा प्राप्त होता है? सीधा प्राप्त होता है। ठीक है। अब अगर हम आभासी प्रतिबिंब को देखें तो ये हमारे पास समतल दर्पण हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? समतल दर्पण हो गया। ओके। अगर मैं ये कह दूं कि इस समतल दर्पण पर ऐसे अपसारित किरणपुंज आपतित हो रहा है, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट कहाँ से? ऑब्जेक्ट से आती है। ठीक है। अब इसके लिए अगर हम रिफ्लेक्टेड रे ऑब्टेन करें तो इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल आ गया, इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, और इसके लिए ये रिफ्लेक्टेड रे। एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये इधर जा रही है, और एक ये इधर जा रही है। क्या ये कहीं पर इधर मीट होंगी? क्या इसको पीछे बढ़ाई तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इनमें कहीं मिलाप होगा क्या? क्या ये कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है। दूरियां कभी कम नहीं होगी। अब देखिए इधर वाली साइड में ये एक्चुअल में तो मीट इधर ही होंगे, बट इधर ये मीट नहीं होंगे। तो अगर हम इन रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं, इस परावर्तित किरणों को पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं, तो हमें ये लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे यहाँ से आ रही हैं, कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ पर एक्चुअल में नहीं सीम टू मीट हो रही है, या कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट सीन हो रही है। तो यहाँ पर ये इमेज ऑब्टेन हो गई, और ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी बच्चों। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी, आभासी प्रतिबिंब होगा।
और आभासी प्रतिबिंब में क्या बनेगा, तो आपको प्रतिबिंब के बारे में पता चल गया होगा। अगर सेम टू मीट होगी तबे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन होगी। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट होगी, सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा ही होता है। और इधर वाली साइड में हम पर्दे को नहीं रह सकते, क्योंकि इधर ये केवल हम सामने खड़े होंगे तभी ये दिखेगा। पीछे वाली साइड में थोड़ी देखेंगे कि जैसे हम प्लेन मिरर में देखते हैं तो प्लेन मिरर में हमें कैसी इमेज दिखती है, प्लेन मिरर में हमें कैसी इमेज दिखती है, कैसी इमेज दिखती है। मैंने कहा है कि प्लेन मिरर के आगे हम खड़े होते हैं तो हमें सीधा प्रतिबिंब दिखता है, तो सीधा है तो वो कैसा है, आभासी। इसका मतलब जो भी हम दर्पण के आगे, मिरर के आगे अपना चेहरा देखते हैं तो वो जो प्रतिबिंब दिखता है दर्पण में वो आभासी होता है, सीधा है तो आभासी है। और ये थोड़ी कि आप दर्पण के पीछे जाकर देखोगे तो आपको आपकी इमेज दिखेगी, नहीं, वो दर्पण के आगे खड़ोगे तभी दिखेगी, तो हम उसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो वर्चुअल इमेज है इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है बच्चों, सीधा होता है, ठीक है। तो ये तो प्रतिबिंब के बारे में हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको कि प्रतिबिंब है वो किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कब बनेगा, कौन सा प्रतिबिंब कब बनेगा ये भी पता चल गया। और कौन सा प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति कैसी होगी, वो सीधा होगा कि उल्टा होगा ये भी सबको पता चल गया होगा। किस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और कौन से को नहीं ये भी पता चल गया होगा। ओके बच्चों, अब आगे हम समतल दर्पण की विशेषता पढ़ते हैं बच्चों। समतल दर्पण की विशेषता पढ़ने से पहले हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ओके, हम एक समतल दर्पण ले लेते हैं बच्चों। ये मैंने एक समतल दर्पण ले लिया है, ये समतल दर्पण है। पॉलिश नीचे वाली साइड में की गई है, इसका मतलब प्रकाश किरणें, लाइट रे ऊपर वाली साइड में इंसिडेंट करनी है, नीचे वाली साइड में करोगे तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऊपर वाली साइड में है, ये समतल दर्पण है। हम कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया है, बिंदुवत प्रकाश बिंदुवत ऑब्जेक्ट ले लिया है, बिंदुवत वस्तु ले ली हमने, ठीक है। इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। कोई वस्तु भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ओके, तो देखिए इस वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चाहे बच्चों समतल दर्पण से प्राप्त करो, चाहे गोलीय दर्पण से प्राप्त करो, चाहे लेंस से प्राप्त करो, चाहे कोई दूसरे सतह से प्राप्त करो, वस्तु से प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें वस्तु से प्रकाश किरणें छोड़नी है, दर्पण की ओर, लेंस की ओर या पृष्ठ की ओर। और कम से कम कितनी छोड़नी है, 2 छोड़नी है, क्योंकि 2 आपतित होगी तो 2 ही तो परावर्तित या अपवर्तित होंगे। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम वस्तु से कितनी प्रकाश किरणें लेनी है, 2 प्रकाश किरणें लेनी है। वो प्रकाश किरणें, वो लाइट रे आप अपनी मर्जी से कैसे भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक लाइट रे इस पर ऐसे इंसिडेंट करवा दी, एक तो ये इंसिडेंट करवा दी। अब यहाँ पर ये देखो कि ये जो इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से जो प्रकाश किरण है वो इस समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। कैसे आपतित हो रही है, लंबवत आपतित हो रही है। ये प्रकाश किरण इस समतल पर लंबवत आपतित हो रही है। और नॉर्मली अगर इंसिडेंट होती है लाइट रे किसी प्लेन मिरर पर या किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको मैंने यही बताया था कि इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे हम ऑब्टेन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें कॉन्सेप्ट पता है कि नॉर्मली इंसिडेंट होंगे
लंबवत आपतित होती है तो अपने पाथ से विचलित नहीं होती, उसी पाथ पर रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड आ गए। एक तो इंसिडेंट करवा दी और रिफ्लेक्टेड भी हमें मिल गई। दूसरी मैंने ऐसे इंसिडेंट करवा दी बच्चों, ये मैंने ऐसे इंसिडेंट करवा दी। ये ऑब्लिक्यू इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पर। नॉर्मल ड्रॉ करें बच्चों तो ये नॉर्मल आ गया इसके लिए। ओके, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ सम एंगल बना रही है थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ इतना ही एंगल बना देगी। ये रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। अब देखो, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों और एक रिफ्लेक्टेड ये है। एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ये। क्या ये कहीं इधर मीट होगी? क्या मीट होंगी? इधर नहीं होंगी। तो इनको हमें पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है, ये सिम टू मीट हो रही है, कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट। किसी पॉइंट से हमें आती हुई फील हो रही है, तो यहाँ पर इमेज ऑब्टेन होगी। ओके, हमने इस वस्तु से दो प्रकाश किरणें ली है, दो लाइट रे ली है। एक को नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया, ये रिफ्लेक्टेड आ गई। एक को ऐसे इंसिडेंट किया, ये रिफ्लेक्टेड। एक रिफ्लेक्टेड ये है, एक रिफ्लेक्टेड ये है। रिफ्लेक्टेड रे है, जहाँ पर मीट होंगी या सिम टू मीट होगी वहीं पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्या ये परावर्तित किरणें इधर वाली साइड में कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है या यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब वास्तव में मिल रही है कि आभासी रूप से मिल रही है? आभासी रूप से मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है। तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा बच्चों? आभासी प्रतिबिंब होगा। ये वर्चुअल इमेज होगी बच्चों। तो प्लेन मिरर से हमें कैसी इमेज ऑब्टेन होती है बच्चों? प्लेन मिरर से पहली जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी देखो, हमने इमेज ऑब्टेन कर ली है। ओके बच्चों, इमेज ऑब्टेन कर ली है प्लेन मिरर से। हमने जो भी इमेज अपनी बनती है, जो भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखती है, तो वो इमेज है वो ऐसी मिलेगी, आपको ऐसी मिलती है। अब उस इमेज और ऑब्जेक्ट में हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, क्या विशेषताएं होती है। समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता देखो, जो भी इमेज ऑब्टेन होगी प्लेन मिरर से वो कैसी होती है? ऑलवेज वर्चुअल एंड क्या होगी बच्चों? वर्चुअल इमेज ऑलवेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट या अपराइट भी बोल सकते हैं। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी। कहने का मतलब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो सदैव आभासी व सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा बच्चों? आभासी व सीधा मिलेगा। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये सबको पता होगा, सब ने पढ़ा होगा। ये 8th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर था और 10th स्टैंडर्ड में भी था। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कहने मतलब है वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। कहने का मतलब है अगर मैं कह दूं कि ये दूरी अगर आपकी मैंने u मान ली और ये दूरी अगर v मान ली, तो देखो वस्तु की दर्पण से दूरी u है और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v है, तो u जो है हमेशा v के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अगेन देखिए, तीसरी
विशेषता देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो बच्चों वस्तु की दूरी या इसको बिंब दूरी बोलते हैं, ये प्रतिबिंब दूरी होगी। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ओके, अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मैं h मानूं और साइज ऑफ इमेज h डैश मानूं तो इक्वल होगा। आप जितने बड़े होंगे उतनी ही हाइट की इमेज जो है वो आपको मिरर में दिखाई देगी। जो जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होगा उतना हाइट की इमेज बनेगी। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होंगे, ये हमें डायरेक्ट सीन होता है। ठीक है बच्चों, साइज दोनों के बराबर होंगे, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल है, साइज इक्वल है। अब देखो अगला पॉइंट, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन का मतलब ये है कि हमें प्रतिबिंब और वस्तु के आकार में तुलना करनी है कि जो हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिल रहा है वो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा है कि छोटा है। तुलनात्मक अध्ययन करना उसके आकार का, वही रेखीय आवर्धन है। कितनी आवर्धित है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है। तो रेखीय आवर्धन है जब भी हम दो वस्तुओं में या दो राशियों में तुलना करते हैं तो उनका अनुपात लेते हैं। रेखीय आवर्धन है वो उसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो रेखीय आवर्धन है या लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? द रेशियो ऑफ ए साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट। रेखीय आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार का अनुपात। कहने का मतलब प्रतिबिंब का आकार h डैश है डिवाइडेड बाय बिंब का आकार क्या है? h है, और दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब m इक्वल टू 1 आ गया, m इक्वल टू +1। तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है बच्चों? 1 होता है, हमेशा 1 ही होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ओके, समझ में आ गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेखीय आवर्धन आ गया। आगे देखिए, अगर हम फोकल लेंथ की बात करें या रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, फोकल लेंथ स्मॉल f और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। समतल दर्पण की फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो रेडियस जो आप सिंपली जानते हो कि रेडियस त्रिज्या क्या होती है। फोकल लेंथ बोले तो फोकस दूरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या बच्चों कोई गोला होगा उसी की होती है, और अगर गोले का कोई सतह होगी तो वो समतल नहीं हो सकती। अगर कोई समतल सतह है, उस समतल पृष्ठ को लेकर हम गोला अगर बनाएं तो बहुत बड़ा गोला बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण की फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। क्योंकि वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, बहुत बड़े गोले का भाग होता है समतल दर्पण। तो लगभग हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ा गोला है तो उसकी बहुत बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। और अगर वक्रता त्रिज्या अनंत है तो फोकल लेंथ जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अनंत में 2 का भाग देंगे तो अनंत ही आएगा। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। ओके, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों,
अगली प्रॉपर्टी, क्या आपको समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब में दिखाई देता है, क्या उसमें कोई परिवर्तन नजर आता है? ये तो हमने देख लिया कि दूरी बराबर होगी, जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जितने आकार का वस्तु होगी उतने आकार का प्रतिबिंब बनेगा। क्या कोई परिवर्तन आपको नजर आता है? हाँ, एक परिवर्तन नजर आता है बच्चों। क्या? कि वस्तु में, आप वस्तु और प्रतिबिंब को देखिए, अपना बायां भाग है उसमें दाईं ओर नजर आता है और दायां भाग है वो बाईं ओर नजर आता है। लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में और राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में हमें सीन होती है इमेज में, तो ये चेंज आता है। तो जो भी समतल दर्पण से जो भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उस प्रतिबिंब में दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। ये जो परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन को हम बोलते हैं बच्चों पार्श्विक परिवर्तन। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं। इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं, लेटरल इसको हम लेटरल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटरल चेंज बोलते हैं। तो समतल दर्पण से जो भी हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसमें एक परिवर्तन हमें दिखाई देता है कि बायां भाग दाईं ओर, दायां भाग बाईं ओर नजर आता है। लेफ्ट साइड राइट साइड में, राइट साइड लेफ्ट साइड में हमें सीन होती है। इस चेंज को हम बोलते हैं लेटरल चेंज बोलते हैं, पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या कि समतल दो किसी कोण पर झुके। अगली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, किसी कोण पर झुके, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों से, किसी कोण पर झुके दो समतल दर्पणों से प्राप्त प्रतिबिंबों की संख्या। हमने यहाँ पर दो समतल दर्पण का जिक्र किया है बच्चों। अगर दो समतल दर्पण है तो अगर वो किसी कोण पर झुके हैं, जैसे आप नाई की दुकान पर जाते हो, वहाँ पर आपको दीवारों पर समतल दर्पण नज़र आते हैं, तो उसमें आपको एक से ज़्यादा प्रतिबिंब नज़र आते हैं। एक ही दर्पण में आप देखते हो तो आपको कई प्रतिबिंब नज़र आते हैं। तो आपके दो समतल दर्पण अगर है और उनके बीच में आप खड़े हो जाए तो कितने प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे किसी एक दर्पण में, उसकी बात हम कर लेते हैं बच्चों। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बस दो फॉर्मूले याद करने हैं, काम खत्म, कैसा भी क्वेश्चन हो। ओके, द नंबर ऑफ द इमेजेस ऑब्टेन्ड व्हेन टू प्लेन मिरर इंक्लाइनेड एट सम एंगल। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी ऑब्टेन होंगी अगर दो प्लेन मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो। ओके बच्चों, अब देखिए हमारे पास ये है, देखो प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी
प्रतिबिंबों की संख्या मैं स्मॉल n मान लेता हूं, वो जो होगी वो होगी 360/थीटा -1। 360/θ-1 ये फॉर्मूला है। 360 डिग्री थीटा क्या है? वो कोण है जिस पर दर्पण झुके होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब 360 डिग्री बटे थीटा सम हो। अगर 360/थीटा, 360 में थीटा का भाग देके देखेंगे, अगर सम राशि प्राप्त हो रही है, इवन है, क्या है बच्चों? इवन है। अगर ये इवन मिलता है देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन n बराबर 2 कंडीशन मिलेंगी आपको। अगर ओड हो, क्या हो बच्चों? ओड हो, तब क्या मिलेगा? देखिए, n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1 और ओनली 360 डिग्री बटे थीटा वेन चलो इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। जब 360 डिग्री बटे थीटा विषम हो, तो विषम हो गया ना तो 2 कंडीशन मिलेगी। सम होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वस्तु कहीं पे भी रखी हो, हमें यही फॉर्मूला लगाना है। पहले आपको 360/θ निकाल के देखना है। वो सम आता है तो वस्तु कहीं पे भी रखी हो, 2 दर्पणों के बीच में, 2 समतल दर्पणों के बीच में, 2 प्लेन मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी प्लेस्ड हो, उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगी इमेज की नंबर। अगर इवन है, अगर ओड हो, विषम हो, अगर ये आपके पास ओड आ गया, 360/θ है, इसको सोल्व करने के बाद में आपको ओड नंबर अगर मिल रहा है, देन नंबर ऑफ इमेजेज क्या होगी? n = 2। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, 360/θ -1, यही फॉर्मूला है। इवन है तो भी यही है, ओड है तो भी यही है। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगाना है वेन, या जब वस्तु सममिति पर स्थित हो। सममिति का मतलब ये है कि जो हमारे पास 2 समतल दर्पण है, 2 प्लेन मिरर है, वो किसी एंगल पर आपके इंक्लाइन होंगे, तो वो जो टोटल एंगल है उसके समद्विभाजक एंगल पर स्थित हो, बीच में एकदम मिड में रखी हो, दोनों दर्पणों के एकदम मिड में रखी हो। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। और 360 डिग्री /θ जब वस्तु असममित रखी हो, असममित रखी हो, तो ये तो 3 बातें याद रखनी है। पहली बात है कि वस्तु कहाँ रखी है। वो वस्तु रखी है वो तभी आपको दिमाग में काम लेना है कि वस्तु कहाँ रखी होगी। 360/θ निकाल के देखना है। अगर वो सम आता है तो वस्तु कहीं पे भी रखी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर 360/θ हमारे पास विषम आता है, तब हमें देखना है कि तब अगर 360/θ अगर विषम आएगा, ओड नंबर आएगा, तब आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि वस्तु सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ओके बच्चों, तो देखिए सिमेट्रिकली और असिमेट्रिकली क्या होगा। देखिए ये मेरे पास 2 प्लेन मिरर है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों मान लो थीटा एंगल पर सबटेंडेड है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, अगर बाइसेक्टर लूं,
बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस कोण का समद्विभाजक लूँ तो ये मिलेगा। अगर वस्तु यहाँ पर रखी हो O, ये एंगल है θ/2 होगा और ये एंगल भी क्या होगा, θ/2 होगा, इक्वल होंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर ओड है तो सिमेट्रिकली ऐसे प्लेस्ड होगी, और एसिमेट्रिकली का मतलब ये होगा बच्चों, एसिमेट्रिकल का मतलब ये होगा, अगर मान लो आपके पास ये टोटल एंगल थीटा ये आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है, ये अल्फा एंगल है तो ये बीटा, दोनों एंगल इक्वल नहीं है तो ये एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड एकदम मिड में रखी होगी तब नंबर ऑफ इमेज अलग बनेगी, और वहाँ प्लेस्ड है तब अलग में बनेगी। लेकिन ये तभी अप्लाई करना जब 360 डिवाइडेड बाई थीटा क्या हो, ओड आए। तो दिमाग में इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दो, दिमाग में 360 डिवाइडेड बाई थीटा याद रखना है। सबसे पहले आपको थीटा एंगल गिवन होगा, 360 डिवाइडेड बाई थीटा निकालना है। अगर वो इवन आता है तब आपको न तो ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, तब आपको डायरेक्ट 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1 कर देना है, ये नंबर ऑफ इमेजेज आ जाएगी। बट अगर आपको 360 डिवाइडेड बाई थीटा अगर ओड नंबर आता है, विषम संख्या आती है, तब आपको क्वेश्चन में ये दिया होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है वो कैसे प्लेस्ड है। ठीक है बच्चों, तो इससे रिलेटेड मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, दोनों पर एक एक, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे आपको सोल्व करना है। ओके बच्चों, ओके। क्वेश्चन ये है बच्चों, नेवी एयर फोर्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर हमारे पास 2 प्लेन मिरर है, ये मेरे पास 2 प्लेन मिरर है, ओके, ये मान लो 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइडेड है, 2 समतल दर्पण है 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई वस्तु रखी होगी तो उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, उस वस्तु को, वो वस्तु इन दर्पणों में कोई भी आदमी यहाँ खड़ा हुआ है तो वो देखेगा तो उसको अपने कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर थीटा जो है वो कितना गिवन है बच्चों, 60 डिग्री है। तो आपको पहले 360 डिवाइडेड बाई 60 देखना है। तो 360 डिवाइडेड बाई 60 अगर देखें, 360 डिवाइडेड बाई थीटा, देखो 360 डिवाइडेड बाई थीटा आपको ये निकालना है। तो 360 डिवाइडेड बाई थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये कितना आ गया, 6 आ गया बच्चों। तो 6 इवन है कि ओड है, इवन है। तो इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला, 360 डिवाइडेड बाई थीटा -1 n इक्वल टू, इसकी वैल्यू 6 आई है, 6 - 1 n इक्वल टू 5। नंबर ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 5 प्रतिबिंब इसको दिखाई देंगे। वस्तु कहाँ पर रखी है, यहाँ सिमेट्रिकली रखी है कि एसिमेट्रिकली लिख रही है, सममिति पर है कि असममिति पर है, इसका हमें, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इवन आ जाता है तो डायरेक्ट यही, ओके। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये है कि 2 आपके प्लेन मिरर इंक्लाइडेड है और इनके बीच में एंगल है 72 डिग्री है, कितना बच्चों, 72 डिग्री है, और ऑब्जेक्ट जो है वो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, क्या बच्चों, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। देन नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगी, तो यहाँ पर इमेज के बारे में बताया कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो हम पहले 360 डिवाइडेड बाई थीटा निकाल के देखते हैं, 72 कितना हो गया बच्चों, 5 आना चाहिए, 5 आ गया। 5 क्या आया है, ओड आया है। तो ओड आया है इसीलिए क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया हुआ है कि एसिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और एसिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस बच्चों क्या होता है, या दोनों कंडीशन ले लें, ये ओड आया है बच्चों, ओड आया है। अगर सिमेट्रिकली हो, दोनों कंडीशन में साथ में ले लेता हूँ क्वेश्चन में, चाहे सममित दिया हो चाहे असममित। यदि वस्तु
सममित रखी हो, सिमेट्रिकली रखी हो, देन n इक्वल टू आपका आता है 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1, n इक्वल टू 5 माइनस 1 बोले तो 4 इमेज दिखाई देंगे। यदि वस्तु असममित रखी हो, यदि असममित रखी हो तो n इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला 360 बट्टे थीटा कितना ही होता है, आप यहाँ से पर लिखा था उसको आप चेक कर सकते हो। तो कितनी इमेज मिलेगी बच्चों? 5। तो ऑप्शन में 4 भी होगा और 5 भी होगा। तो केवल आपको ये देखना है 360 बटे थीटा इवन है कि ओड है। इवन है तो टेंस लेने की जरूरत नहीं है, वस्तु कहीं पे भी रखी हो हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन 360 बटे थीटा अगर ओड आता है तब हमें ये देखना है कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी। सममित पर रखी हो तो ये फॉर्मूला, असममित पर रखी हो तो ये। सममित पर होगी तो 4 दिखेंगे और असममित पर होगी तो 5। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम और प्रॉपर्टी देखेंगे प्लेन मिरर की, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कंपटीशन एग्जाम में आती है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।